नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेस में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं एक नए सामाजिक न्याय के प्रणेता, सामाजिक क्रांतिकारी और भारत के ऑल ओवर जितने सोशलिस्ट हुए हैं उनमें सबसे अग्रणी, जिनको संपूर्ण भारत लोकनायक के नाम से जानता है, नाम पता ही चल गया होगा, जयप्रकाश नारायण। ये वो शख्स थे जिन्होंने बिहार से निकलकर संपूर्ण भारत में अपनी संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इनकी योगदान जो है वह ब्रिटिश भारत से लेकर के इंडिपेंडेंट भारत तक है, क्योंकि इनकी जो राजनीति में प्रवेश हुई थी वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से हुई थी और राजनीति की समाप्ति संपूर्ण क्रांति से। तो जेपी के नाम से मशहूर महान सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी बिहार के सारण छपरा के सिताब दियरा में एक संपन्न कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था और विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता आंदोलन में इनका प्रवेश हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जो असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन में जो आज पटना के बिहार विद्यापीठ हैं, जिसे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें ये पटना यूनिवर्सिटी छोड़ करके उसमें जाके शामिल हुए थे। पटना कॉलेज छोड़ करके महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में शामिल हुए और वहीं से क्रांति का आगाज इन्होंने किया था। 1922 में जब असहयोग आंदोलन यहां से समाप्त हुआ तो ये आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए, और यहां उन्होंने सोशियोलॉजी में यानी समाज शास्त्र में एमए की डिग्री पाई। तो निश्चित है कि जो जिस विषय से स्नातकोत्तर करेगा उसमें उसकी अभिरुचि ज्यादा होगी, तो उनकी अभिरुचि समाज की तरफ ज्यादा हुई। समाज शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया और वहां से जब वापस लौटे तो उनकी शादी उस समय के महान और चर्चित वकील ब्रजकिशोर प्रसाद, उस समय के महान वकील हुआ करते थे ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग की एक अलग ग्राफ थी। पटना में, बिहार में एक अलग छवि थी इनकी। तो उनकी पुत्री प्रभावती देवी से इनका शादी हुआ था। इनकी पुत्री थी प्रभावती देवी, उससे शादी हुआ। लेकिन जब ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो उस समय जो कम्युनिज्म है, जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, वह सिद्धांत बड़ी जोरों से चर्चा पे थी। कारण था कि रूस ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का ही पालन किया था, साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था,
ठीक है, उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, तो ये भी उससे प्रभावित रहे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से, कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट से प्रभावित रहे। 1932 में ये भारत जब लौटे, 29 में ही भारत लौट गए, शादी विवाह हुआ, और 1932 का जो आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन में ये नेहरू के साथ संपर्क में आए, नेहरू के साथ संपर्क में आए, लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में गांधी की गिरफ्तारी हो गई। गांधी की जब गिरफ्तारी हो गई तो नेतृत्व करने वाला कोई बड़ा नेता नहीं था जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन को चला सके, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी ही पहले शख्सियत थे जिन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था। उसके पहले जो भी आंदोलन हुए थे, आप देखेंगे लगभग क्षेत्रीय आंदोलन ही हुए थे। तो एक तरह से हम कहें कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो वे गांधी थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए थे, जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। तो उस आंदोलन में जब गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेपी युवा होने के नाते अपनी बागडोर संभालते हैं और क्रांति का नेतृत्व करते हैं, लेकिन इन्हें भी मद्रास से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में नासिक जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जेल में ही देखिए, जेल जाना कभी कभी, इसलिए बार बार लालू यादव कहते हैं जेल की तारीफ करते हैं, हालांकि उनकी घटनाएं कुछ अलग है और जेपी की घटनाएं अलग है। तो जेल में इनकी जो मुलाकात है महान क्रांतिकारी और क्या कहते हैं सोशलिस्टों से इनकी मुलाकात हुई, और ये जो सोशलिस्ट थे इसमें मीनू मसानी, ये सभी लोग साम्यवादी विचारधारा के थे। अच्युत पटवर्धन, उसके बाद में अशोक मेहता तो खैर बहुत बड़े राजनेता बने, और इनकी आज भी लोग कॉपी करने का प्रयास करते हैं। और सीके नारायण स्वामी जैसे साम्यवादी विचारधारा वाले लोगों से इनकी मुलाकात हुई, और यही मुलाकात इनका उत्साहवर्धन करते थे। ये समझिए ना, कांग्रेस के उत्साहवर्धन करने वाले नेताओं में शामिल थे, जो एनर्जेटिक टाइप के लोग थे, जो किसी भी लोगों को आकर्षित करना, उसमें कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देना, इन सब कार्यों के लिए ये लोग एनफ थे, और उन्होंने जेपी को क्या कहते हैं एक प्रमोट किया, और यही इनका जो प्रमोशन है आगे चल के कांग्रेस में ही सोशलिस्ट पार्टी का गठन करने का रूपरेखा तैयार करता है। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1934 की घटना में हम आते हैं। जब जेल से ये वापस आते हैं तो कांग्रेस उस समय चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है, तो कांग्रेस का चुनाव में हिस्सा लेने का जेपी विरोध करते हैं। इनका कहना होता है, जेपी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम उसके साथ चुनाव क्यों लड़े, हम उसके सदन में क्यों जाएं। इनका ये कहना था। इनका कहना था कि अगर सरकार चलानी है, अगर सत्ता में रहना है तो देश को पहले स्वतंत्र कर लो, फिर सत्ता चलाना, ऐसी इनकी सोच थी। तो इन्होंने विरोध किया था। 1939 ज्ञात होगा, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ ये लोक आंदोलन शुरू करते हैं, जबकि ज्ञात होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में महात्मा गांधी, नेहरू जैसे जो उदारवादी नेता थे, वे ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहे थे कि अभी ब्रिटेन जो है युद्ध में है, तो युद्ध में हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन जेपी का सोच अलग था। ये उस समय लोक आंदोलन, यानी लोगों के आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, ये लोगों के हित चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आप इससे इनका अंदाजा लगा सकते हैं इनकी कद क्या थी। ये टाटा स्टील की जो कंपनी है उसमें इन्होंने लेबर का हड़ताल करवा दिया।
जो भारत की उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी में लेबर का हड़ताल कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ताकि अंग्रेज लड़ रहे हैं तो हम उन्हें किसी तरह का जो इस्पात है वह सप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के कारण इन्हें गिरफ्तार करके 9 महीना के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर जेल से आते हैं 1942। ज्ञात है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को यह घोषणा हुई थी। 9 अगस्त को क्रांति शुरू होने वाला था, लेकिन 9 अगस्त को ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर यानी कोई समय नहीं दिया जाएगा गिरफ्तारी के लिए। और इस जीरो आवर के ऑपरेशन में देश के जितने बड़े बड़े नेता थे, गांधी हो, नेहरू हो, सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो जब वो गिरफ्तार हो गए तो निश्चित है कि बाकी जो आंदोलन का जो बागडोर था वह नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जेपी, इन लोगों के कंधों पे आ गया और ये लोग नेतृत्व करने लगे। लेकिन ये लोग भी गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार करके जेपी को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। हजारीबाग जेल में, अर्थात बिहार में बंद कर दिया गया। लेकिन ये युवा कहां मानने वाले थे, जेल से फरार हो गए और जेल से फरार होने के बाद में नेपाल जाते हैं और नेपाल में जाकर के आजाद दस्ते का गठन करते हैं। आजाद दस्ता का गठन करते हैं, युवाओं का गठन होता है। ये उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और यह प्रशिक्षण सैन्य और असैन्य दोनों तरीका का होता है। इस पद्धति को एक तरह से गुरिल्ला पद्धति भी कहा जाता है। और इनका साथ देती है उषा मेहता। उस समय उषा मेहता रेडियो का प्रसारण करती है। तो इस क्रम में 1943 ईस्वी में ये पूरे भारत में आना जाना कहीं ना कहीं रहता है, भेष बदल करके। तो इन्हें पंजाब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब से गिरफ्तार करके और लाहौर जेल में डाल दिया जाता है। पंजाब से गिरफ्तार होते हैं। 16 महीने रखने के बाद में इन्हें आगरा जेल में शिफ्ट किया जाता है। लाहौर जेल से आगरा जेल में इन्हें शिफ्ट किया जाता है। और इस आगरा जेल में पहले से वहां राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया जो उस समय के बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, वे उस समय उसी जेल में बंद थे। तो लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों आगरा की जेल में कैद हैं। तब तक क्या होता है, 1945 का समय आता है। 1945-46 में अंग्रेजों से वार्ता करनी होती है। तो गांधी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बिना लोहिया और जेपी के हम अंग्रेजों से किसी तरह की वार्ता नहीं करेंगे। यानी किसी तरह के कोई समझौता नहीं है। मजबूर होकर के 11 अप्रैल 1946 ईस्वी को 11 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लोहिया को और जेपी को एक साथ। और उस समय देश की जो आजादी की लहर है वह लगभग चरम पे है। चरम पे होने के पीछे कारण है कि ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो चुका है और धन बल हर चीज की क्षति हो चुकी है। सरकार बदल गई है और वहां की जो सरकार बनी है वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी है जो उदारवादी है। तो वे भारत को आजाद कर देते हैं। तो भारत की आजादी जब हो जाती है तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं और ये किसी तरह का पद लेने से इनकार कर जाते हैं, क्योंकि किसी तरह का पॉलिटिकल पद का इनको लालच नहीं रहता है। ये लोकदल के लिए कार्य करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो 1948 में ये कांग्रेस के समाजवादी दल का गठन करते हैं। 1948 कांग्रेस के ही समाजवादी दल,
कांग्रेस के समाजवादी दल का गठन करते हैं और 19 अप्रैल 1954 गया में अधिवेशन होता है। वो किस चीज का अधिवेशन है? तो सर्वोदय आंदोलन। ध्यान रखिएगा इस डेट को, 19 अप्रैल 1954 सर्वोदय आंदोलन प्रारंभ होता है। और ये जो सर्वोदय आंदोलन प्रारंभ करते हैं वे होते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे ये एक सर्वदलीय, हाँ, तो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में ही अब अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और वहां से जीवन समर्पित करने की ये घोषणा कर देते हैं। जब एक तरफ आप जीवन समर्पित करने की घोषणा कर देते हैं तो एक तरफ आपको राजनीति से संन्यास लेना भी अनिवार्य हो जाता है और 1957 ईस्वी में वे सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं किस कारण से? तो लोकहित में, अर्थात लोकनीति के हित में राजनीति से संन्यास, लोकनीति के कारण। और पहले भी आप देखे होइएगा ये जो भी कार्य किए हैं वह लोकनीति में किए हैं। और ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ये सर्वोदय आंदोलन भी आप एक तरह से देखिएगा तो एक साम्यवाद है। ये साम्यवाद का मतलब है कि बराबरी का हक दिलवाना। तो इसमें इस सर्वोदय आंदोलन में सबके उदय की बात कही गई थी। इसी को हम लोग भूदान आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें अमीरों से भूमि दान में ली गई और गरीबों में वितरित किया गया। लेकिन राजनीति छोड़ने का ये निर्णय तो ले लेते हैं 1857 में, लेकिन परिस्थितियां बिहार की कुछ ऐसी बनती है कि 1960 में फिर से राजनीति में इनको आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 1960 के दशक में यानी राजनीति में पुनः प्रवेश, और यही पुनः प्रवेश जो है इनको जन जन का नेता बनाता है, इन्हें सोशलिस्ट बनाता है और यही कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करती है। अर्थात जेपी के जीवन का सबसे बड़ा और कोई कार्य रहा है तो यह रहा है 1960 का राजनीति में पुनः पदार्पण। और यह पदार्पण जो है एक बुढ़े शेर की एंट्री की तरह होता है। 1974 में बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि ये बिहार आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं, किसानों का आंदोलन होता है और ये बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। 1974 फिर से शुरुआत बिहार से, बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। मांग करना भी इनका जायज था क्योंकि ये सरकार कांग्रेस की थी और इंदिरा गांधी की जो प्रशासनिक नीति थी उस नीति के ये प्रबल विरोधी थे। स्वास्थ्य इनका गिर रहा था, उम्र के उस पड़ाव पे थे जहां से आंदोलन करना इनके लिए संभव नहीं था, लेकिन ये सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। अब किसी दल की सरकार हो और उस सरकार में भ्रष्टाचार हो, सरकार भ्रष्टाचारी हो, तो निश्चित ही उसके लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और एक आंदोलन करना होगा। और उन्होंने डिसाइड किया कि कांग्रेस की जो सरकार है, इंदिरा की सरकार जो है केंद्र में, उससे बेदखल करना जरूरी है, तब समस्त लोगों का कल्याण हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने अन्य पार्टी जो विपक्षी पार्टियां होती थी कांग्रेस को, उसका समर्थन देना शुरू किया। और इसकी पहली सफलता जो मिली वह गुजरात के चुनाव में मिली। वहां पीपुल्स फ्रंट जो पार्टी थी, उस पार्टी को
नेतृत्व करने का अवसर मिला और वहां कांग्रेस पहली बार बेदखल हुई, यानी पहला चुनाव जेपी के नेतृत्व में गुजरात जीता था। और वहीं से आगाज होती है 1975 में, जब आपातकाल की घोषणा होती है। इमरजेंसी जो 27 महीने चला था, जब आपातकाल की घोषणा होती है, तो इस आपातकाल की घोषणा के विरोधी जेपी होते हैं और जेपी सहित लगभग 600 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया जाता है। प्रेस पर सेंसरशिप, यह सेंसरशिप क्या होता है कि किसी तरह की आपका न्यूज है, पहले सरकार देखेगी, है ना, उसके बाद आप इसको रिलीज कर सकते हैं पब्लिकली, उसको सेंसरशिप कहते हैं। जो आज फिल्मों में होता है, सेंसर बोर्ड जब पारित करता है कि यह फिल्म समाज के लिए उचित है, तब वो लागू होता है, उसकी साइन मोहर होती है। और उस समय जेपी की तबीयत खराब हो गई। जेपी की तबीयत खराब होने की वजह से 7 महीना बाद ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 जेपी के प्रयास से कांग्रेस के खिलाफ सारे विरोधी दल एकजुट हुए, जिसमें जनसंघ, जनता पार्टी, लोकदल, अर्थात कांग्रेस के विरोध जितने दल थे सभी एकजुट हो गए और इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस चुनाव में विपक्षी दल अर्थात कांग्रेस विरोधी दल को बहुमत सिद्ध हुआ। लेकिन मैटर वहां फंस गया जब कई दावेदार हो गए प्रधानमंत्री के। जगजीवन राम जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, तो कई नेता होने के कारण, लेकिन जेपी इन नेताओं के प्रणेता थे, इसलिए उन्होंने मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बनाया और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और उसका किसी ने विरोध नहीं किया। और इस प्रकार पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सत्ता में आई। पहला उप प्रधानमंत्री आया सत्ता में, वो भी पहला दलित उप प्रधानमंत्री। लेकिन सरकारें ज्यादा दिन नहीं चल पाई, लेकिन जितनी दिन चली वह कार्य सराहनीय रहा। और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको इस्तीफा देना पड़ा मोरारजी भाई देसाई को। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी। तो जिस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उसी समय 8 अक्टूबर 1979 को पटना आवास पर जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिन के शोक का घोषणा किया। 7 दिन के शोक का घोषणा किया। ये जेपी का जीवन परिचय था। मरणोपरांत 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये भारत रत्न के प्रबल दावेदार थे। और भारत के अगर समस्त समाजवादियों की अगर बात करें तो इस आंदोलन ने, जिस आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति था, 1875 में जिसकी शुरुआत हुई थी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस संपूर्ण क्रांति की चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे, इसलिए इस पर मैंने चर्चा नहीं किया। और इस संपूर्ण क्रांति ने ही जयप्रकाश नारायण को समस्त भारत का प्रथम सोशलिस्ट बनाता है और द्वितीय सोशलिस्ट के जगह पे आते हैं राम मनोहर लोहिया। तो जेपी का ये जीवन चक्र हमने देखा, जीवनी देखा।
उनकी भारतीय राजनीति, भारतीय स्वतंत्र संग्राम में उनकी भूमिका देखी। और अगला जो टॉपिक होगा वह होगा संपूर्ण क्रांति, जिसमें क्रांति के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।